हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग। एसएसजी एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको भारत की राज्य व्यवस्था पढ़ा रहा हूँ और भारत की राज्य व्यवस्था में मैं आपको इससे पहले कई लेक्चर दे चुका हूँ। इससे पहले जो लेक्चर दिए थे आपको, और आज का जो लेक्चर है इसमें हमारा थोड़ा गैप हो गया है। अपने कुछ निजी कारणों से मैं बीच में क्लास नहीं दे पाया। उम्मीद करता हूँ आज से जो क्लास रहेगी हमारी वो कंटिन्यू रहेगी। चलिए, थोड़ा आगे जो हमने इससे पहले आपको जो टॉपिक पढ़ाए थे, जो चैप्टर पढ़ाए थे, उस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक, तो थोड़ा एक नज़र डालते हैं जो हमने इससे पहले आपको अध्ययन कराए थे चैप्टर, उस पे। तो सबसे पहले जो मैंने आपको चैप्टर बताया था, इसमें भारत का संवैधानिक विकास आपको बताया था। भारत का संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास। उम्मीद करता हूँ आपने ये जो चैप्टर जो बताए हैं मैंने, उनका आपने अच्छे से अध्ययन कर लिया होगा। उसके बाद आपको बताया था भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, उसका राज्य क्षेत्र, ये आपको बताया था। ये था आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक में। ठीक है। तीसरा जो चैप्टर बताया था मैंने आपको, सिटीजनशिप बताया था, नागरिकता। इसमें आपको बताया था आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक में। और चौथा जो मैं आपको बताने जा रहा था, मूल अधिकार। इसमें आप चैप्टर वाइज ही ध्यान रखेंगे, चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं उसको भी आप दिमाग में बिठा के रखेंगे, तभी आप किसी भी एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें आपको मैं बता रहा था मूल अधिकार। मूल अधिकारों में मैंने आपको आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 18 तक बता दिए थे। 12 से 18 तक के जो आर्टिकल थे वो मैंने आपको बता दिए थे। ठीक है। इसमें स्वतंत्रता दी गई है मूल अधिकार में। जो हमारे पास मूल अधिकार दिए गए हैं, 6 मूल अधिकार, इसमें आपको बताया थे कि 6 मूल अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा हमें प्रदान किए गए हैं। इसमें मूल रूप में 7 मूल अधिकार थे, जिसमें 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा एक जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया है वहां से। ठीक है। तो इस प्रकार से वर्तमान में हमारे पास कितने मूल अधिकार है? 6 मूल अधिकार है, जिसमें से एक मूल अधिकार का हम अध्ययन कर चुके हैं, समानता का जो मूल अधिकार, जो समानता का जो अधिकार है उसका हम अध्ययन कर चुके हैं आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 से। और दोस्तों, ये जो 4 चैप्टर मैं आपको बताए हैं या जो बताने जा रहा हूँ, जो बता दिए हैं अभी तक, अभी उत्तराखंड में कई एग्जाम्स हुए हैं, जैसे उत्तराखंड पुलिस में कांस्टेबल का एग्जाम्स था, या फिर और भी तमाम एग्जाम्स हुए हैं। शायद जो उत्तराखंड पुलिस में कांस्टेबल का जो एग्जाम्स हुआ था उसका रिजल्ट भी डिक्लेयर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा कर दिया गया है। तो उत्तराखंड जो कांस्टेबल का जो पेपर था उसमें लगभग 4-5 क्वेश्चन इन चैप्टरों में से आए हुए हैं, जिसका हमने अध्ययन आपको कराया है। ठीक है। और भी स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल पे कई एग्जाम्स हुए हैं, जिसके यहाँ से कई क्वेश्चन बने हैं। ठीक है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप एक बार जो इससे पहले जो लेक्चर दिए हमने या जो क्वेश्चन पेपर है उसको उठा के आप देख लीजिए, वो क्वेश्चन यहाँ से आ चुके हैं। ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ से डिटेल में बताने का प्रयास कर रहे हैं आपको। कोई सा भी एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो या फिर किसी स्टेट पीएससी का एग्जाम हो, ठीक है, यूके पीएससी का एग्जाम हो या फिर यूके ट्रिपल एससी जो आगे एग्जाम कराएंगे उनके एग्जाम हो, तो हम आपको, या फिर ग्रुप सी ग्रुप डी कोई भी आपका एग्जाम हो, हम आपको उस हिसाब से कवर कराने का प्रयास करेंगे कि कोई भी एग्जाम हो आपका कोई सा भी क्वेश्चन इससे छूट ना पाए। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम आपसे डिस्कस करेंगे तो उस पर आगे चर्चा करते हैं। तो आप कंटिन्यू बने रहेंगे जो एसएसजी एकेडमी यूट्यूब चैनल पे जो आपको क्लासें दी जा रही है, बिल्कुल निःशुल्क क्लासें दी जा रही हैं। इसका कोई चार्ज नहीं, कोई शुल्क नहीं आपने देना है। बस आपने क्या करना है, अपने पर्सनल नोट्स साथ साथ बनाते जाने हैं, जिससे एग्जाम में आपको कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, इसमें स्वतंत्रता का अधिकार रहेगा, समानता का अधिकार मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू लिबर्टी। और इसमें हम पढ़ेंगे आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक में। इसमें हम 4 अधिकार पढ़ेंगे। इसमें 4 अधिकार आपको बताने का प्रयास करूंगा, जिसमें सबसे पहले आपको बताऊंगा आर्टिकल 19। आर्टिकल 19
उसके बाद फिर आ जाइए आप आर्टिकल 20 पे, फिर आर्टिकल 21 पे एंड आर्टिकल 22 पे। इसमें हम डिटेल में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से आगे के जो पीछे जो लेक्चर में आपको दे चुका हूँ उनका अध्ययन हमने डिटेल में किया था। बस आगे आज से दोस्तों एक फॉर्मूला मैं अपनाने जा रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले जो लेक्चर दिए है मैं खुद बोर्ड पे लिखता जा रहा हूँ। इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो टाइम है वो ज्यादा लिखने में चला जा रहा है, ठीक है। तो हम पटापट निपटाने का प्रयास करेंगे, मतलब बताएंगे भी उस प्रकार से कि आपको समझ में भी आ जाए और आप साथ साथ उसको नोट डाउन भी करते रहें, ठीक है। और साथ में जो आपके सब्जेक्ट है वो भी पटापट निपटते जाएं, जिससे आप किसी भी एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सकें। तो इसमें जो ये 4 आर्टिकल हम इसमें अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, इसमें सबसे पहले हम आर्टिकल 19 का अध्ययन करते हैं। तो आर्टिकल 19 में अगर हम बात करें तो आर्टिकल 19 में आपको दी गई है 6 स्वतंत्रताएं। मूल रूप में इसमें 7 स्वतंत्रताएं थी, और 7 स्वतंत्रताएं कौन कौन सी थी उसको मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूं। सबसे पहले था आपका इसमें 19A में था पहले आपका वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फिर नंबर 2 में था आपका 19B में था आपका शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता। फिर इसमें 3 में था सभा एवं संगम की स्वतंत्रता। और फिर इसमें 19C हो जाएगा 19D। इसमें था आपका निर्वाध संचरण या घूमना भी आप इसको कह सकते हैं, निर्वाध संचरण की स्वतंत्रता। और फिर ई में था आपका निवास की स्वतंत्रता। और फिर एफ में था आपका संपत्ति की स्वतंत्रता कह दीजिए या अधिकार कह दीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्वतंत्रता है तो यहाँ पे हम स्वतंत्रता ही लेंगे। और फिर जी में था आपका व्यवसाय या व्यापार की स्वतंत्रता। तो ये 7 स्वतंत्रता इसमें मूल रूप में थी, जिसको जो ये संपत्ति की स्वतंत्रता या संपत्ति का अधिकार है, इसको 1978 में 44वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, जिसमें इसको संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति की जो स्वतंत्रता है, उसको यहाँ से मूल अधिकारों से हटा के क्या कर दिया, कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया। और इसको कहाँ डाल दिया गया, भाग 12 के आर्टिकल 300A, भाग 12 के आर्टिकल 301 के तहत इसको यहाँ पे कानूनी अधिकार बना दिया गया। यानी कि यदि आपके संपत्ति से संबंधित किसी अधिकार का हनन होता है तो आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं, आप पहले निचली अदालत में आप अपील दायर करेंगे। अगर आपको लगता है कि यहाँ से मैं संतुष्ट नहीं हूँ तो आप फिर जो उच्च अदालत है वहां पे आप अपील कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप जाएंगे हाई कोर्ट में भी अगर आप संतुष्ट नहीं है हाई कोर्ट के निर्णय से तो आप फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो आपका 19F है, इसको अब क्या है, आपका मूल अधिकार नहीं है, ये एक कानूनी अधिकार है, ठीक है। तो इस प्रकार से आर्टिकल 19 में कितनी स्वतंत्रता रह गई, 6 स्वतंत्रता इसमें रह गई आर्टिकल 19 के तहत। तो अब इसमें आर्टिकल 19 के तहत जो स्वतंत्रता दी गई है, इसका हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, किसी भी तरह से क्वेश्चन आए, घुमा के आए, फिरा के आए, जैसे तैसे आए, आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकें।
वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये जो वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रताएं हैं, इसमें आप अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि अपनी जो अभिव्यक्ति है उसको आप प्रकट कर सकते हैं। किस किस तरह से आप प्रकट कर सकते हैं? आप अपने पहला जो इसमें बिंदु रहेगा, अपने या अन्य के विचारों को आप क्या है प्रकट कर सकते हैं। और कैसे प्रकट कर सकते हैं? आप या तो लिखकर, यहाँ लिखूंगा नहीं, टाइम ज्यादा लगेगा, लिखकर, बोलकर, या फिर फिल्मों के माध्यम से, या फिर आप कार्टून के माध्यम से, चित्रकारी के माध्यम से, या अन्य किसी भी माध्यम से आप अपने या किसी अन्य के विचारों को प्रकट कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी मूवियां बनी हुई है, हमारे इतिहास के ऊपर बनी हुई है, ठीक है, हमारा जब राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था उस समय के ऊपर बनी हुई है, ठीक है, कई चीजों के ऊपर मूवियां बनी हुई हैं, फिल्में बनी हुई हैं, ठीक। लोग अपनी आत्मकथा लिखकर या फिर जीवनी लिखकर, किसी व्यक्ति की जीवनी लिखकर उनके विचारों को प्रकट करते हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ से हैं? आपके आर्टिकल 19A से ली गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। उसी प्रकार से प्रेस की स्वतंत्रता, ये भी कहाँ से ली गई है? आर्टिकल 19A से। आपने देखा होगा, आप रेगुलरली आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, दैनिक समाचार पत्र पढ़ते होंगे, साप्ताहिक समाचार पत्र पढ़ते होंगे, या फिर जो आप जैसे आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आप मासिक पत्रिकाओं का, वार्षिक पत्रिकाओं का अध्ययन करते होंगे। तो ये जो प्रेस की स्वतंत्रता है, ये भी कहाँ से ली गई है? आर्टिकल 19A से इसमें ली गई है। उसी प्रकार से आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप देखते होंगे जो हमारे टेलीविजन है उस पर डिबेट आती रहती है, लोकसभा की और राज्यसभा की जो लाइव डिबेट है, लाइव वहाँ पे डिस्कस चलता है, वहाँ पे जो वार्तालाप चलते हैं उसको आप देखते होंगे। तो ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक माध्यम है। सरकार इस पर इसमें लाइव प्रसारण इसमें दिखाया जाता है। इसमें सरकार यह कहकर इस पे प्रतिबंध नहीं लगा सकती कि भाई ये संसद के अंदर की जो गतिविधियां हैं इसको आप बाहर प्रकट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसमें ये चीजें जो है इसको आर्टिकल 19A में यहाँ पे बताई गई है। इस प्रकार से अगर सरकार इस पे प्रतिबंध लगाती है तो जो संबंधित ऑर्गेनाइजर है या जो ऑर्गेनाइजर है या संपादक है वो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में सरकार को चुनौती दे सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया। उसी प्रकार से इंटरनेट हो गया। आप देखते होंगे बिना इंटरनेट के तो आजकल कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आजकल जितने भी सोशल एक्टिविटीज होती है, सोशल साइट्स जो है जो चल रहे हैं, ठीक है, उसी प्रकार से जैसे हम आपको यूट्यूब पे क्लासें दे रहे हैं, तो ये भी बिना इंटरनेट के संभव नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से जो 2020 में जो इंटरनेट की जो स्वतंत्रता है उसको भी क्या कर दिया? आर्टिकल 19A में मूल अधिकारों में इसको डाला गया है, ठीक है। तो देखा होगा आपने कहीं पर भी, जहाँ पे अगर हम बात करें 1-2-3 साल पीछे जाए तो जम्मू कश्मीर में जैसे ही कुछ इस प्रकार की घटनाएं होती थी, दंगे भड़क जाते थे या कहीं आतंकवादी प्रकार की गतिविधियां वहां पे होती थी, तो सरकार के द्वारा यहाँ पे इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी जाती थी, ठीक है। या किसी अन्य राज्य में इस प्रकार की गतिविधि होती थी तो सरकार वहां पे इंटरनेट की सेवाएं कुछ समय के लिए बंद कर देती थी। तो अब इसको यहाँ पे मूल अधिकारों में डाल दिया गया है। मूल अधिकारों में डालने के बाद फिर ये होगा कि कोई भी व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट में सरकार को चुनौती दे सकता है, ठीक है। उसी प्रकार से आप सरकारी गतिविधियों को जानने की स्वतंत्रता, यानी कि सरकार में क्या क्या चीजें हो रही है आप उनकी गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं। उसी प्रकार से फोन टैपिंग के खिलाफ अगर आपका कोई फोन टैप करता है तो आप उसको भी चुनौती दे सकते हो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, ठीक है। कोई आपका फोन टैप नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से आप बंद के खिलाफ
मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बाकी आप लिखेंगे। कोई राजनीतिक दल या संगठन है जिसने भारत बंद या किसी अन्य प्रकार के बंद का आह्वान किया है, तो आप उस वो आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस भारत बंद या जो किसी अन्य प्रकार का जो बंद है उसमें आप सम्मिलित हो या ना हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कोई राजनीतिक दल या कोई संगठन आपको फोर्सफुली उस बंद में सम्मिलित नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आप उसके खिलाफ भी क्या है, सीधे अगर कोई आपको फोर्सफुली उसमें सम्मिलित करना चाहता है तो आप क्या कर सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। उसी प्रकार से झंडारोहण, झंडा फहराने का अधिकार। ठीक है, भाई आप अपने घर पे राष्ट्रीय झंडा फहरा के रखना चाहते हैं, रखें। ठीक है, अगर आपको कोई व्यक्ति उससे रोकता है तो सीधे आप क्या है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में इसमें चुनौती दे सकते हैं। और भी इसमें सारी चीजें हैं, अगर सारी चीजें बताने लगेंगे तो एक ही चीज पे एक ही स्पेस काफी टाइम लग जाएगा। तो जैसे जैसे मैंने बताया आपको, आप उस हिसाब से इसको नोट करते रहें। तो ये तो इसमें स्वतंत्रताएं दी गई है, लेकिन फिर जो हमारा संविधान है, क्योंकि अगर इस प्रकार से इतनी सारी स्वतंत्रताएं दे बिना किसी प्रतिबंध के अगर संविधान के द्वारा दी गई, तो उससे तो फिर निश्चित है कि अराजकता फैलेगी। ठीक है, तो इसमें फिर संविधान में ये व्यवस्था दी गई है कि राज्य इस पर क्या कर सकता है, उचित प्रतिबंध लगा सकता है। और प्रतिबंध किस प्रकार से लगा सकता है, आर्टिकल 19A प्रतिबंध कैसे लगा सकता है, अगर देश की अखंडता, देश की अखंडता एवं संप्रभुता, यदि देश की अखंडता, एकता, अखंडता और संप्रभुता को खतरा है। ठीक है, मान लीजिए भैया आप बोल रहे हैं कुछ, ठीक है, प्रेस पता नहीं क्या क्या छाप रही है जिससे हमें हमारा जो देश है उसकी एकता, अखंडता या जो संप्रभुता है उसको खतरा है, तो राज्य उस पर प्रतिबंध लगा सकता है, युक्ति प्रतिबंध लगा सकता है, रीजनेबल उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, उसी प्रकार से जो दूसरा इसका बिंदु है, राष्ट्र की सुरक्षा। राष्ट्र की सुरक्षा, भैया आप ठीक है, आप बोल रहे हो, ठीक है, कोई आप वो तो ठीक है, लेकिन कोई इस प्रकार की आप भाषा ना बोले। ठीक है, इस प्रकार की कोई आप प्रेस ना छापें, इस प्रकार का इंटरनेट का आप इस्तेमाल ना करें जिससे किसी भी प्रकार से हमारे जो राष्ट्र की जो सुरक्षा है उसको खतरा उत्पन्न हो। तो इस प्रकार से राज्य क्या है, उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। उसी प्रकार से मानहानि हो गई, आप बोल रहे हैं और किसी की भावना को ठेस पहुंच रहा है। ठीक है, तो संबंधित व्यक्ति क्या करेगा, सीधे कोर्ट में जाएगा। आपको इस आर्टिकल के तहत यहाँ पे जो ये प्रतिबंध लगाए गए हैं उसके तहत राज्य क्या है, यहाँ पे कार्रवाई कर सकता है अगर आपने किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया। नैतिकता एवं आचरण, नैतिकता एवं आचरण, उसी प्रकार से अगर न्यायालय की अवमानना, न्यायालय की आप अवमानना, न्यायालय के द्वारा कोई आदेश जारी किया गया, आप उसको नहीं मान रहे हैं, तो उस पर भी जो है ना राज्य के द्वारा आप पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उसी प्रकार से सार्वजनिक कोई आदेश है, सार्वजनिक आदेश या फिर लोक व्यवस्था आपके इस कृत्य से भंग हो रही है। ठीक है, आपकी इस स्वतंत्रता से अगर ये सारी चीजें भंग होती है तो आप पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। या आपराधिक गतिविधियां आप कर रहे हैं, आपराधिक गतिविधियां आप कर रहे हैं, तो इन आधारों पर राज्य के द्वारा आप पे क्या लगाया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, तो यह आपका आर्टिकल 19 हो गया है। तो इसमें आपको स्वतंत्रता दी भी गई है और फिर राज्य के द्वारा आप अगर आप कोई इस प्रकार की कृत्य करते हैं जिससे या तो राष्ट्र की एकता, अखंडता या संप्रभुता को खतरा हो या फिर किसी की मानहानि को ठेस पहुंच रहा हो। ठीक है, तो इन आधारों पर या फिर आप कोर्ट के जो आदेश है उनकी आप अवहेलना कर रहे हो, तो सार्वजनिक आदेश जो सरकार के द्वारा निकाले गए हैं उनकी आप अवहेलना कर रहे हैं, तो सरकार के द्वारा उन पे उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं अगला टॉपिक, आर्टिकल 19B, शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता। इसमें आप सम्मेलन कर सकते हैं,
जो आप कुछ बोलेंगे, अपने विचार प्रकट करेंगे, तो 2-4 लोग उसमें आपके जो विचार है उसको सुनने के लिए एकत्रित होंगे। आप सम्मेलन कर सकते हैं, ठीक है, सभा एकत्र कर सकते हैं, ठीक है, बैठकें कर सकते हैं, सार्वजनिक बैठकें कर सकते हैं। ये सारी चीजें कहाँ पे है? आर्टिकल 19B में। लेकिन यहाँ पे भी फिर शांतिपूर्वक सम्मेलन आप करेंगे बिना हथियार के, ठीक है, विदाउट आर्म्स, यानी कि शांति, इसमें 2 चीजें ध्यान रखेंगे, शांतिपूर्वक एवं बिना हथियार के। ये नहीं कि आप वहां पे जो है ना बंदूक लेके चले गए सम्मेलन में, बिना हथियार के, ठीक है, पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स। तो ये आप सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन विदा शांतिपूर्वक करेंगे और बिना हथियार के करेंगे, ठीक है। यानी कि आप तलवार लेके, चाकू लेके या फिर बंदूक लेके, रिवॉल्वर लेके आप सम्मेलन में चले जा रहे हैं, तो सरकार के द्वारा आपको क्या कर दिया जाएगा? अरेस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और अगर आप इस प्रकार की गतिविधि करते हैं, इसमें आप गतिविधि करते हैं, तो सरकार के द्वारा इस पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगर 2 तरह से इस पे सरकार प्रतिबंध लगा सकती है, या तो ये चीज आ जाएगी राष्ट्र की एकता अखंडता, राष्ट्र की एकता अखंडता, अखंडता या फिर संप्रभुता। अगर इन चीजों को खतरा हो रहा है तो राज्य आप पर प्रतिबंध लगाएगी, या फिर लोक व्यवस्था भंग हो रही हो, या फिर यातायात व्यवस्था भंग हो रही हो, आपके इस प्रकार सम्मेलन से या बैठकों से या फिर सभा से अगर यातायात व्यवस्था भंग हो रही है, तो राज्य के द्वारा क्या किया जा सकता है? आप पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसमें 1-2 चीजें और बताऊंगा आपको। इसमें आईपीसी की धारा 144, आईपीसी इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के तहत अगर राज्य को लगता है कि आपके द्वारा ये जो सम्मेलन किया जा रहा है या बैठकें की जा रही है, इससे कानून व्यवस्था भंग हो सकती है, तो इस धारा के तहत जो है ना, इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उसी प्रकार से आईपीसी की एक धारा है 141, इसके तहत 5 या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर भी सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है, यदि राज्य को लग रहा है कि इससे कानून व्यवस्था भंग हो रही है। आईपीसी इंडियन पेनल कोड क्या है? या फिर एक और धारा है सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है, सीआरपीसी। तो इसमें दंड प्रक्रिया संहिता है। इन दोनों आईपीसी सीआरपीसी क्या है, इनका मैं आपको अलग से अध्ययन कराऊंगा। जैसे हमारा जो मूल अधिकार कंप्लीट होता है, आईपीसी और आईपीसी की जो धाराएं हैं, सीआरपीसी की जो धाराएं हैं, वो आपको अलग से अध्ययन कराने का प्रयास करूंगा। तो इस प्रकार से ये जो शांतिपूर्वक सम्मेलन है, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से आप शांतिपूर्वक सम्मेलन तो कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं, बैठकें कर सकते हैं, लेकिन उस पे राज्य के द्वारा उचित प्रतिबंध भी लगाया गया है, रीजनेबल प्रतिबंध भी आप पर इस पे लगाया गया है, ठीक है। तो राज्य के द्वारा आपको संविधान के द्वारा स्वतंत्रताएं तो दी गई है, लेकिन साथ ही में इसमें थोड़ा बहुत जिससे कि राज्य में अराजकता की स्थिति पैदा ना हो, ठीक, कानून व्यवस्था भंग ना हो, इसके भी आप में इसमें प्रतिबंध संविधान के द्वारा लगाए गए हैं। उसके बाद फिर सभा एवं संगम की स्वतंत्रता। आप कोई राजनीतिक, इसमें जो ये ध्यान रखेंगे आप, जो आर्टिकल 19 है केवल नागरिकों को प्राप्त है। आपने देखा होगा आर्टिकल जो 19, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 13 ये केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। तो ये जो सभा और संगम की जो स्वतंत्रता है, इसमें आप जो आज के समय में जो राजनीतिक दल है, या आपने देखा होगा बहुत सारे आप खुद ही तैयारी कर रहे हैं बच्चे, कॉलेज जाते होंगे, कॉलेज में बहुत सारे यूनियंस बने होते हैं, चुनाव होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो सभा और जो संगम बनाने की जो स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है, व्यापारिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, ठीक है, स्टूडेंट्स यूनियंस है, ठीक है, एसोसिएशंस है, तो ये जो स्वतंत्रता दी गई है, ये आर्टिकल 19C के तहत यहाँ से दी गई है, ठीक है। आप बनाइए, राजनीतिक दल बनाइए, संगठन बनाइए, ठीक है, या फिर व्यापारिक संगठन बनाइए। देखा होगा आपने कर्मचारियों के जो यूनियंस रहते हैं, कर्मचारी संघ रहते हैं, वो भी इसी के तहत बने हैं, ठीक है। यानी कि जो आप विभाग या जो सरकार है, ये मना नहीं कर सकते कि आप ये संगठन या जो सभा है, यूनियन,
क्यों बना रहे हैं, ठीक है। तो आप सीधे सीधे इसका हवाला दे सकते हैं कि भाई हमें आर्टिकल 19C के तहत ये स्वतंत्रता दी गई है, हम सभा बनाएंगे, संगम बनाएंगे, संगठन बनाएंगे, ठीक है। तो लेकिन इस पे भी प्रतिबंध लगाए गए हैं सरकार के द्वारा। यही प्रतिबंध इस पे भी राष्ट्र की एकता अखंडता भंग नहीं होनी चाहिए। यदि सरकार को लगता है कि किसी भी राजनीतिक दल, संगठन या फिर संस्था के द्वारा कोई ऐसे कृत्य किए जा रहे हैं जिससे कि हमारी एकता, अखंडता एवं संप्रभुता को खतरा पैदा होता है, तो राज्य के द्वारा उस राजनीतिक दल या जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है। साथ ही में ये जो सभा एवं संगम बनाने की जो स्वतंत्रता है, इसका हमने अध्ययन कर लिया। अब इसमें आपका जो आर्टिकल 19D है, निर्वात संचरण की स्वतंत्रता, इसमें देश का कोई भी नागरिक देश के किसी भी कोने में, आप उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जा सकते हो, पूर्वी भारत से पश्चिम भारत में जा सकते हो, मतलब देश के अंदर किसी भी हिस्से में आप संचरण कर सकते हैं, घूम सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों के घूमने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है सरकार के द्वारा, जैसे वेश्या के घूमने पर प्रतिबंध लगा दिया है सरकार के द्वारा, आप कह नहीं सकते हैं। इसमें उच्चतम न्यायालय के द्वारा इसमें प्रतिबंध की व्यवस्था इसमें की गई है। उसी प्रकार से एड्स पीड़ित जो व्यक्ति है, एड्स पीड़ित व्यक्ति प्रतिबंध लगाया गया है बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा। इस पे प्रतिबंध तो नहीं लगाया है, लेकिन इसमें इन्होंने जो एड्स पीड़ित जो व्यक्ति है उनके प्रतिबंध का इन्होंने समर्थन किया था बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें जो ये एड्स पीड़ित व्यक्ति है उनके घूमने पर, संचरण करने पर जो प्रतिबंध जो लगाने की बात थी, उस पर रोक हटा दी, यानी कि ये व्यक्ति जो एड्स पीड़ित व्यक्ति है भारत में कहीं भी संचरण कर सकते हैं, घूम सकते हैं, ठीक। यदि आप कहीं आपराधिक पृष्ठभूमि में संलिप्त है तो उस पर भी फिर राज्य के द्वारा उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है। यानी कि आप घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप किसी ऐसी एक्टिविटी में पाए जाते हैं जिससे देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता खतरे में आ जाती है, ये जो राष्ट्र, जो लोक व्यवस्था है वो किसी प्रकार से, भाई कोई बात नहीं आप घूमिए, लेकिन घूमने का तात्पर्य ये तो नहीं है कि आप किसी के घर में घुस जाएंगे, ठीक है। तो उस पर क्या करेगा, जो इस प्रकार की आप कोई एक्टिविटी करेंगे तो सीधे राज्य आपको अरेस्ट करेगा, ठीक है, और क्या करेगा, आपको सीधे हवालात में डालेगा। तो इस प्रकार से स्वतंत्रता तो दी गई है, लेकिन वहां पे थोड़े जो है ना प्रोविजन भी आप पे लगाए गए हैं। निवास की स्वतंत्रता, आप भारत के किसी भी कोने में स्थायी रूप से बस सकते हैं, या आप अपना घर बना सकते हैं किसी भी कोने में जाके, या फिर आप किराए का घर लेके कुछ समय के लिए वहां रह सकते हैं। उसके बाद आपका जो होम प्लेस है वहां पे आप अपना वापस आ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये निवास की स्वतंत्रता ये आपको इसमें दी गई है, यानी कि आप भारत के किसी भी कोने में आप आ जा सकते हैं। ये जो संचरण की स्वतंत्रता है, इसमें दो तरह से आप संचरण कर सकते हैं। एक तो आंतरिक, यानी कि आंतरिक मीन्स देश के अंदर आप घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। दूसरा, आप विदेश भी जा सकते हैं इसी के तहत, ठीक है, विदेश जा सकते हैं और विदेश से फिर वापस नियमानुसार विदेश से वापस आ भी सकते हैं, ठीक है। अब ये संपत्ति का अधिकार मैंने आपको बताया था, इसको हमने हटा दिया है। व्यवसाय की स्वतंत्रता, निवास करेंगे, निवास करने के बाद फिर वहां पे अगर आप रह रहे हैं तो वहां पे फिर आपको रोजी रोटी चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो इस प्रकार से आप पे अपना व्यापार कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई बिजनेस करें, कोई नौकरी करें, ठीक है, या जो भी आपको जिस भी व्यवसाय में आप दक्ष है वो व्यवसाय आप कर सकते हैं। लेकिन इस पे भी क्या है, राज्य के द्वारा रीजनेबल प्रोहिबिशन इसमें लगाया गया है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए इसमें राज्य के द्वारा योग्यता निर्धारित की गई है, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ से गया पश्चिम बंगाल में बस गया और मैंने वहां पे क्या कर दिया, डॉक्टरी का एक क्लिनिक खोल दिया, क्लिनिक खोल के बैठ गया और मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, मात्र मैं एमए हूँ हिस्ट्री से, ठीक है, इंग्लिश से मैं एमए हूँ, ठीक है। तो भाई इंग्लिश का जो जिसने एमए कर रखा है, केवल इंग्लिश सब्जेक्ट से उसने एमए कर रखा है, वो डॉक्टर का क्लिनिक तो खोल नहीं सकता। तो इसमें विशेष योग्यता निर्धारित की गई सरकार के द्वारा कि जिस भी क्षेत्र में व्यक्ति दक्ष है, ठीक, जिस भी क्षेत्र में उसने विशेष योग्यता हासिल की है, केवल वही कामों कर सकता है।
ठीक है। वैसा तो नहीं है कि डॉक्टरी का जो क्लिनिक है उसमें इंजीनियर बैठ जाएगा, ठीक है, इंजीनियर की जगह वहां पे डॉक्टर चला जाएगा। तो जिस भी क्षेत्र में जिस व्यक्ति ने विशेष उपलब्धि हासिल की है उसी क्षेत्र में वो व्यवसाय कर सकता है। मतलब कुछ चीजों में ये योग्यता निर्धारित की गई है। बाकी आप कोई कपड़े की दुकान खोल के बैठ जाइए, परचून की दुकान खोल के बैठ जाइए, उसके लिए तो आपको कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। लेकिन कुछ चीजों में राज्य के द्वारा इसमें प्रतिबंध लगाए गए कि भाई अगर आप किसी इस प्रकार के व्यवसाय को कर रहे हैं तो उसमें आप इस प्रकार के योग्यता आपको रखनी होगी। उसी प्रकार से आपने देखा होगा कि जो सरकार है, सरकार के द्वारा कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको या कुछ जो विभाग है उसको अपने अंडर में ले रखा है, ठीक है। यानी कि इस पर जो काम है वो सिर्फ राज्य ही करेगी। जैसे आपका रेलवे हो गया, ठीक है, आपके कुछ डिपार्टमेंट्स हो गए जिसमें जैसे बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो बैंकिंग सेक्टर तो आपने देखा होगा हमारे प्राइवेट भी रहते हैं और सरकारी भी रहते हैं। तो इस प्रकार से राज्य के द्वारा व्यवस्था की गई कि भाई कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था चलती है, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जो राज्य हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है और जो पब्लिक सेक्टर है वो दोनों साथ साथ चलते हैं, ठीक है। तो वही हमारे यहाँ है, तो वो चीजें यहाँ पे ही है, जो ये व्यवसाय की जो स्वतंत्रता है वो चीजें यहाँ पे ही दी गई है, ठीक है। यानी कि जो पब्लिक सेक्टर है और जो प्राइवेट सेक्टर है वो दोनों साथ साथ चलेंगे, ठीक। लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो केवल सरकार ही चलाती है, पब्लिक जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है, ठीक है। जैसे हमने कोई उद्योग धंधा करना है, ठीक है, उद्योग धंधा करना है तो लेकिन उद्योग चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी। सरकार उस पर हमें लाइसेंस देगा, सरकार लाइसेंस दे देगी, उसके बाद ही हम जिस भी चीज के लिए हम लाइसेंस सरकार से ले रहे हैं वही काम हम वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने ईंट के भट्टे लगाने, मैंने ईंट की फैक्ट्री खोलनी है, तो ईंट के लिए अगर मैं ईंट बनाने के लिए अगर मैंने सरकार से लाइसेंस लिए, सीमेंट बनाने के लिए मैंने सरकार से लाइसेंस लिया है, ठीक है, गोला बारूद का मैंने सरकार से लाइसेंस लिया है, तो वही व्यवसाय मैं उस पर कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सरकार के द्वारा जो ये हमारा आर्टिकल 19G है, इस पे सरकार के द्वारा क्या है, रीजनेबल प्रतिबंध लगाया गया है कि भाई कुछ चीजें ऐसी है जो सिर्फ हम ही करेंगे, कुछ चीजें ऐसी है जो आप करें और कुछ चीजें ऐसी है जो साथ में मिलकर करेंगे। इस प्रकार से अर्थव्यवस्था को क्या है आगे बढ़ाया जा रहा है। इसको हम डिस्कस करेंगे आगे, जो हम इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे आपसे तब इसमें अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल ये आर्टिकल जो 19 है ये हमारा कंप्लीट हुआ। आगे का जो हमारा आर्टिकल रहेंगे इन तीनों को एक ही लेक्चर में हम बताने का प्रयास करेंगे, शॉर्ट में बताने का प्रयास करेंगे, बताएंगे यहाँ से आपको डिटेल में, ठीक है। लेकिन आप लिखते जाएंगे, जैसे आज मैंने इसमें लिखने का कम प्रयास किया है, आप उसको स्वयं लिखिए जो मैं बता रहा हूँ। आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 10 बार वीडियो देखिए, लिखिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब तक आप लिखेंगे नहीं जो चीजें हम यहाँ से बता रहे हैं, आप वीडियो को देख के ही काम चलाने का प्रयास करेंगे तो आपको मुसीबत हो सकती है एग्जाम के टाइम में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कंटिन्यू बने रहेंगे SSG एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।